वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या में एक प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे, जो कि प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमेय यह है कि यदि पी ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो पी ए को भी विभाजित करेगा। मैं बता रहा हूं इसमें जो है, जहां तक ये जो पी है, ये जो पी है वो कौन सी है? पी जो है वो एक अभाज्य संख्या है। पी एक कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या है। और ए क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। ये धनात्मक पूर्णांक है। तो हमको बताया ये क्या, इस क्वेश्चन में ये बोला है कि p जो है वो a स्क्वायर को क्या करती है? पूरा विभाजित करती है, तो p a को विभाजित करेगी। और हमको इसको प्रूव करना, यानी हमको इसमें दिया क्या है? हमको इसमें दिया है हमको इसमें क्या दिया है कि p a स्क्वायर को विभाजित करती है। p क्या करती है? a स्क्वायर को विभाजित करती है। तो p a स्क्वायर का अर्थात कहने का मतलब ये है कि आप जो है a स्क्वायर में p का पूरा भाग जाता है। ठीक, अच्छा, सिद्ध क्या करना है? हमको जो है सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि p a को भी विभाजित करेगी। p a को भी विभाजित करेगी, तो p a को भी विभाजित करेगी। ये हमको प्रूफ करके लाना है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि क्या कहने का मतलब है कि a में पूरा भाग p का जाएगा। ठीक है, उसने बोला है कि अगर p एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसमें खुद की गिनती और एक को छोड़कर बाकी किसी संख्या का भाग नहीं आता, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आपका 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 एक अभाज्य संख्या है, 5 एक अभाज्य संख्या है, 7 एक अभाज्य संख्या है। 2, 3, 5, 7 में खुद की गिनती, यानी कि वो खुद 2 है तो 2, इसके अलावा एक को छोड़कर बाकी ये किसी संख्या से नहीं करती है पूरी। तो ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो p एक अभाज्य संख्या और एक धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं? जो 0 से बड़ा होता है। तो हमको इसमें यह बोला गया है कि p a स्क्वायर को विभाजित करती है, यानी कि a स्क्वायर में p का पूरा भाग अगर जाता है तो p a को भी क्या करेगी? विभाजित करेगी, यानी कि a में पूरा भाग p का भी जाएगा। और इसके ही इस प्रमेय की मदद से हम आगे क्वेश्चन करेंगे कि कड़ी में 2 का परिमेय संख्या, कड़ी में 5 का परिमेय संख्या, कड़ी में 6 कड़ी में 7 का परिमेय संख्या। इन सारे सवालों का हल हम इसी प्रमेय की मदद से करेंगे। तो ये प्रमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए इसको देखते हैं। तो इसकी उत्पत्ति करते हैं, कैसे ये लगेगा। तो देखिए, हम मान लेते हैं कि अगर a क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। a धनात्मक पूर्णांक है तो हर धनात्मक पूर्णांक का क्या होता है? हर धनात्मक पूर्णांक का आप गुणनखंड कर सकते हैं। जैसे 12 एक धनात्मक पूर्णांक है, इसका गुणनखंड करके क्या मिलेगा? 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना 4 3 12। तो इसी प्रकार हम मान लेते हैं कि माना कि a का जब हमने गुणनखंड किया, a का जब हमने गुणनखंड किया, हमको मिला p1 p2 p3 डॉट 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 pn। ठीक, ये सभी क्या है? a के गुणनखंड है। a के गुणनखंड है, वो भी कौन से गुणनखंड है? अभाज्य गुणनखंड है। ठीक, a के अभाज्य गुणनखंड है। ठीक, अच्छा, मैं कहूँ दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, तो वर्ग क्या होता है? वर्ग ऐसे होता है कि a का गुणा a में करेंगे। ठीक, और p1 डॉट p2 डॉट p3 डॉट 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 pn का गुणा किसमें करेगा? फिर से इसी में कर दो, p1 डॉट p2 डॉट p3 डॉट 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 pn। ठीक, ये में का गुणा होगा तो कितना मिलेगा? a स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, अच्छा, हमको इसमें दिया क्या है? दिया है कि p a स्क्वायर को क्या करता है? p a स्क्वायर को विभाजित करता है। हमको दिया है कि p a स्क्वायर को विभाजित करता है। p a स्क्वायर को क्या करता है? विभाजित करता है। तो अगर p a स्क्वायर को विभाजित करता है, ये हमको कहां से मिला? ये हमको क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक, तो आप ये जानते हैं कि अगर किसी संख्या में भाग गया तो वो उसका गुणनखंड होता है। जैसे 12 में 12 का एक गुणनखंड कौन है? 3। तो अगर 12 का गुणनखंड 3 है तो 12 में जब 3 का पूरा भाग जाएगा। इसी प्रकार अगर p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p का एक गुणनखंड कौन होगा? a स्क्वायर का एक गुणनखंड कौन होगा? p होगा। जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर आप 12 में 3 का पूरा भाग गया, तो अगर 12 में पूरा 3 का भाग गया तो 12 का जब गुणनखंड करेंगे तो कहेंगे उसमें 3 आएगा। उसी प्रकार से अगर p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो a स्क्वायर का एक गुणनखंड कौन होगा? p होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि a स्क्वायर का एक गुणनखंड कौन होगा? p होगा। p स्क्वायर का गुणनखंड
ए स्क्वायर का एक गुणनखंड p होगा, ठीक। लेकिन हमको तो पता ए स्क्वायर गुणनखंड कौन है, ये। लेकिन ए स्क्वायर का जो गुणनखंड है वो कौन है, p1 डॉट p2 डॉट p3 डॉट 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 pn है। तो अगर लेकिन ए स्क्वायर का गुणनखंड, लेकिन ए स्क्वायर का ये गुणनखंड है, ये है कि इसका ये गुणनखंड है, तो इसका मतलब ये हुआ, ठीक। अच्छा, ए स्क्वायर का गुणनखंड p है और ए स्क्वायर गुणनखंड कौन है, यही है, यही तो है ना ए स्क्वायर का गुणनखंड जो है। तो अगर ए स्क्वायर का गुणनखंड p है और ए स्क्वायर गुणनखंड यही है, तो ये जो p होगा वह इनमें से कोई एक होना चाहिए। भाई ए स्क्वायर गुणनखंड p है और ए स्क्वायर के यही सारे अभाज्य गुणनखंड हैं, तो p क्या होगा, p इनमें से कोई एक होगा। यानी कि p जो होगा वो p1 डॉट p2 डॉट डॉट pn में से एक होना चाहिए, में से एक होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि ए स्क्वायर का गुणनखंड p है और ए स्क्वायर गुणनखंड यही है, तो p जो होगा वो इनमें से कोई एक होगा, ठीक। तो p इनमें से कोई एक है जो है। अच्छा, लेकिन a का गुणनखंड क्या है, a का गुणनखंड वही है जो कि ए स्क्वायर का गुणनखंड है। तो यानी कि a का गुणनखंड, a का देखो गुणनखंड क्या है, p1 डॉट p2 डॉट p3 डॉट 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 pn है। ये किसके गुणनखंड है, a के गुणनखंड है और p इनमें से कोई एक है। यानी कि a का गुणनखंड क्या हुआ, p इनमें से pn p2 p3 pn में से कोई एक है। और a का गुणनखंड कौन है, जो गुणनखंड p a स्क्वायर का वही गुणनखंड a का भी है और p इनमें से कोई एक है। यानी कि a का गुणनखंड कौन हुआ, p हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि a का एक गुणनखंड कौन हुआ, a का एक गुणनखंड p होगा, a का एक गुणनखंड p होगा। तो अगर 12 का गुणनखंड 3 है, 12 का जब हमने गुणनखंड किया तो उसका 3 है, तो अगर गुणनखंड 3 है तो 12 में 3 का पूरा क्या जाएगा, भाग जाएगा। उसी प्रकार से अगर a का एक गुणनखंड p होगा तो a में पूरा भाग किसका जाएगा, तब क्या होगा, p जो होगा वो a को क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अतः p जो है वो a को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। तो p जो होगा वो क्या करेगा, a को भी विभाजित करेगा। संख्या होती है वो दो प्रकार की होती है। वास्तविक संख्या दो चीजों से मिलकर के बनी होती है, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जो होती है वो दो पार्ट में होती है, एक होती है परिमेय संख्या और दूसरी होती है अपरिमेय संख्या, ठीक। अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या को हम कैपिटल Q द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसमें वह संख्या आती है जो P अपान Q के रूप में लिखी जाती है, जहां पर P और Q क्या होना चाहिए, एक पूर्णांक होना चाहिए और Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्या को क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे मैंने लिख दिया कि 4/5 एक परिमेय संख्या है, -4/5 ये भी एक परिमेय संख्या। लेकिन अगर 4/-5 लिख दिया तब ये भी एक परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि 4 क्या है, एक पूर्णांक है, 5 क्या है, एक पूर्णांक है, ठीक। लेकिन अगर नीचे माइनस है तो वो ऊपर चला जाता है, यानी कि इसको भी हम कहेंगे -4/5 ही कहेंगे, ठीक। क्योंकि ये फार्मूला होता है कि a/b, -a/b बराबर होता है -a/b। लेकिन अगर -a/b रहे तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, वो हो जाएगा a/b। लेकिन अगर a/b रहे तो वो नीचे वाला माइनस ऊपर चला जाता है, यानी हो जाएगा -a/b। तो उसी प्रकार से अगर -4/5 है तो भी एक परिमेय संख्या है, लेकिन 4/5 तभी एक परिमेय संख्या है, ठीक। तो ये माइनस वाला ऊपर चला गया, यानी हो गया -4/5 हो गया, ठीक। तो इसी प्रकार हम एक और डेफिनेशन इसकी परिमेय संख्या दे सकते हैं कि परिमेय संख्या उसे कहेंगे ऐसी संख्या जो P अपान Q के रूप में लिखी जाती हो, जहां पर P जो होगा वह एक पूर्णांक होना चाहिए। ऊपर वाला निगेटिव हो सकता है लेकिन नीचे वाला निगेटिव भी नहीं होना चाहिए, 0 भी नहीं होना चाहिए। तो फिर नीचे वाला को हम कह सकते हैं कि वह एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, क्योंकि नेचुरल नंबर में 0 भी नहीं है और माइनस भी नहीं है, और नीचे माइनस है तो वो ऊपर चला जाता है और नीचे तो कभी 0 होगा नहीं। तो ऐसी संख्या कौन सी होगी, 0 नहीं होना चाहिए, माइनस नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्या है नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्या जो है। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जो P अपान Q के रूप में लिखी जाना चाहिए, जहां पर जो अंश होगा वह एक पूर्णांक होना चाहिए, उसमें 0 हो सकता है, +-1 +-2 +-3 से लेकर +- अनंत तक हो सकता है, और जो हर होगा वो केवल नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर का मतलब क्या, नेचुरल नंबर का मतलब ये कि इसमें 1 से संख्या शुरू होती है और कहां जाके खत्म होती है, अनंत तक होती है। ऐसी संख्या को समूह को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक।
अच्छा, ये तो होगी परिमेय संख्या की बात। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं कि ऐसी संख्या जो p अपान q के रूप में नहीं लिखी जाती हो। ऐसी संख्या जो p अपान q के रूप में नहीं लिखी जाती हो उसे हम कहेंगे अपरिमेय संख्या। या इसको भी कहेंगे कि अभाज्य संख्या का वर्गमूल। अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? 2, 3, 5, 7, ये सभी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या का वर्गमूल, वर्गमूल मतलब कड़ी, अभाज्य संख्या की जो वर्गमूल होता है वो क्या होती है? एक अपरिमेय संख्या होती है। तो या तो ऐसी संख्या जो इसे हम p अपान q के रूप में नहीं ले सकते उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, या फिर ऐसी संख्या जो अभाज्य संख्या का जो वर्गमूल होता है उसे हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो ये तो मतलब ये जो है परिमेय संख्या, देखिए हम इसे कहेंगे, देखिए 4 बटे में मैंने कहा 10, ये परिमेय संख्या है। तो ये p अपान q के रूप में लिखिए, लेकिन ये अभी परिमेय संख्या नहीं है, इसको बनानी पड़ेगी। 2 दूना 4, 2 5 10। अब ये 2 बटे में 5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन 4 बटे में 10 एक परिमेय संख्या नहीं है। 4 बटे में 10 एक परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन 2 बटे में 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, इसका ये कैसे होगा? जो है एक नई डेफिनेशन बनाई गई है परिमेय संख्या की, उसको मैं लिखता हूं। परिमेय संख्या उसे कहेंगे कि ऐसी संख्या जो p अपान q के रूप में लिखी जाती हो जहां पर p और q को क्या होना चाहिए? सअभाज्य संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सअभाज्य संख्या होनी चाहिए। सअभाज्य संख्या का मतलब क्या? कि ऐसी संख्या जिसमें एक के अलावा दूसरा कोई गुणनखंड नहीं होता उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अरे सुनिए, हाँ, उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मैं कहूंगी 4 बटे में 6। अब ये 4 बटे में 6 क्या है? 4 बटे में 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 1, और 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 1। इसमें एक तो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, एक के अलावा